हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी पॉइंट्स को लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को कवर किया जाएगा। साथ ही हम एडिटोरियल पेज को भी कवर करेंगे जिसमें 3 आर्टिकल होते हैं। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सफलताओं की शुरुआत सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू होती है। हर रोज गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए डटे रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर विद्यार्थी के तौर पर देखें तो आपको एक नियमित अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए आपने टाइम टेबल सेट किया है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक खत्म करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो आपको पूरी नियम से, पूरी तत्परता से उस टॉपिक को उतने ही समय में खत्म करना होगा जितना आपने सोचा है। यानी ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन होगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई बता नहीं रहा है कि आपको ये करना है। आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन के तहत उसको कर रहे हैं। और जो भी आपने टारगेट सेट किया है पूरे दिन के लिए, वैसे पहले तो आप पूरे दिन का एक टारगेट सेट करिए और सेट करने के बाद डटे रहिए। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप और कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ उसी में ही व्यस्त रखें, लेकिन ऐसा माइंड सेट करिए, ऐसा माहौल बनाइए कि आप, और टाइम टेबल भी ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे दिन में उसको सॉल्व या ख़त्म कर सकें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 4 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली है, चीन को झटका, रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ का ठेका। इसमें ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी का पत्ता साफ कर दिया गया है। अग्रिम मोर्चे पर सेना ने बढ़ाई तैनाती। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने गलवान से निकलने के अलावा चीन के पास दूसरा विकल्प अब कोई नहीं है। वहां पर अब भारतीय सेना अपनी तैनाती को बढ़ा रही है। तीसरी न्यूज़ है, प्रवासी श्रमिकों को अब अपने गांव में मिलेगा रोजगार। इसमें अब जो कोरोना वायरस से लौटे हैं श्रमिक, उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और चौथी न्यूज़ है हमारी, बदलनी होगी बिना हथियार पेट्रोलिंग की परंपरा। जिस तरीके से चीन के साथ 1996 में संधि हुई थी कि सीमा के 2 किलोमीटर रेंज के अंतर्गत कोई हथियारों के साथ पेट्रोलिंग नहीं करेगा, गोलियां नहीं चलेंगी। तो अब इस नीति को बदलने की आवश्यकता है और इसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए अब पहली न्यूज हेडलाइन को देखते हैं। चीन को बड़ा झटका, रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ का ठेका। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे के इस फैसले को भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चीनी कंपनी के ढीले रवैये और खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चीन की बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी रेलवे ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से कानपुर से दीनदयाल नगर यानी मुगल सराय के बीच 417 किलोमीटर की दूरी में सिग्नल लगाने का काम कर रही थी। रेलवे चीनी कंपनी के खराब प्रदर्शन को लेकर उसे पहले से ही लगातार चेतावनी देता रहा है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के खराब प्रदर्शन और धीमी प्रगति के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विश्व बैंक को अवगत करा दिया है। उसके यहाँ यह पत्र 20 अप्रैल 2020 को ही विश्व बैंक को भेज दिया गया था। ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में विश्व बैंक का पैसा लगा है। चीन की बीजिंग रेलवे रिसर्च एंड सिग्नल कम्युनिकेशन कंपनी को 417 किलोमीटर लंबाई में सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन लाइन बिछाने के लिए 471 करोड़ का ठेका जून 2016 में दिया गया था। 4 साल बाद भी चीनी कंपनी ने मात्र 20% कार्य ही पूरा किया है। मौका मुआयना के दौरान कंपनी के मद्देनजर अधिकारी और इंजीनियर तक नहीं मिलते हैं, जिससे काम ठप होता गया है। नेक्स्ट है, अग्रिम मोर्चे पर सेना ने बढ़ाई तैनाती। गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों की धोखेबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारतीय सेना इस मोर्चे पर कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। सेना ने चीन से लगी सभी सीमाओं के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। कई सीमावर्ती गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। इस बीच मौजूदा हालात सामान्य करने के लिए सैन्य कमांडर स्तर पर हुई बातचीत में गुरुवार को सेना ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि गलवान घाटी में पहले की स्थिति बहाल करने के अलावा इसका चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही चीनी सेना के रुख के कारण लगातार तीसरे दिन भी बातचीत का हल नहीं निकला।
हालांकि दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भारत चीन के सैन्य कमांडर स्तर की बैठक गुरुवार को गलवान घाटी के पॉइंट 14 के बीच हुई, जहां सोमवार की रात भीषण हिंसक झड़प हुई थी। सूत्रों के अनुसार अगर चलें तो फिर बताया गया है कि चीन भले इस घटना में अपने हताहत की संख्या पर मुंह नहीं खोल रहा है, मगर उसने करीब 45 सैनिक गंवाए हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि तनाव दूर करने की कोशिशें तेज। दोनों देशों की तरफ से तनाव दूर करने की कोशिशें भी तेज होने लगी हैं। गलवान सेक्टर में स्थानीय सैन्य कमांडरों के बीच होने वाली बातचीत के अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने व समन्वय और सैन्य सहयोग बनाने के लिए गठित वर्मिंग मैकेनिज्म भी सक्रिय है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रवासी श्रमिकों को अब अपने गांवों में मिलेगा रोजगार। लॉकडाउन में लौटे श्रमिकों को अब अपने गांव घर में ही रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड के 116 जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में 25,000 श्रमिकों को 125 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस प्रकार सरकार कम से कम 29 लाख श्रमिकों को अगले 4 महीने के लिए रोजगार का इंतजाम करेगी। ध्यान रहे कि इन 6 राज्यों से ही श्रमिकों का सबसे ज्यादा पलायन होता रहा है। केंद्र की यह योजना राज्यों के लिए भी राहत लेकर आएगी। पिछले दिनों में 20 लाख करोड़ के पैकेज के बावजूद प्रवासी श्रमिकों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म रहा है। विपक्ष की ओर से रोजगार का सवाल उठाया जाता रहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि श्रमिकों को भुगतान के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। काम के बदले संपदा का सृजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना की वजह से गांव लौटे श्रमिकों को उनके ही गांव में रोजगार मुहैया कराने के लिए इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि हर जिले में कम से कम 25,000 श्रमिकों की संख्या रखी गई है। नेक्स्ट है, बदलनी होगी बिना हथियार पेट्रोलिंग की परंपरा। कारगिल हीरो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भारत के पास 1962 की नहीं बल्कि 2020 की फौज है। चीन यही बात समझने में अपनी गलती कर बैठा है। वही समझौते से पलटता चीन की पुरानी आदत रही है। 1950 से लेकर अब तक दोनों देशों में सीमा विवाद सुलझाने के लिए जितने समझौते हुए हैं, कुछ माह बाद चीन उनसे पलट गया है। बकौल खुशहाल ठाकुर, देश में अब एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व है। भारत अब सिर झुकाकर नहीं बल्कि आंख दिखाने वाली स्थिति में है। एलएसी पर एलओसी की तरह कोई तय सीमा नहीं है। बीच में 15 से 20 किलोमीटर का फासला है। 1993 व 1996 में दोनों देशों में हुई संधि में यह तय हुआ था कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोलिंग के दौरान कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा। उसी बात का अब तक पालन हो रहा था। अगर कोई उल्लंघन करता है तो झंडे दिखाकर वापस अपनी सीमा में जाने का आग्रह किया जाता था। 15 से 16 जून की रात को इसी संधि का ध्यान रखकर कर्नल संतोष बाबू बातचीत करने निहत्थे गए थे। चीन चारों तरफ से घिर चुका है। अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी साजिश रच रहा है। भारत ने उस पर हमला कर दिया है। चीन सोची समझी रणनीति के तहत आता है। चीनी घुसपैठ के बीच एक प्रभावशाली अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि चीन का तत्कालिक लक्ष्य दक्षिण एशिया में भारत की हर प्रकार की चुनौती को सीमित करना और अमेरिका के साथ मजबूत होते संबंधों को बाधित करना है। तो ये नेशनल पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत। नेपाल में नक्शे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी। और तीसरी न्यूज है, अमेरिका के कई राज्यों में फिर बढ़े नए मामले। तो अब इसमें न्यूज शुरू करते हैं डिस्कशन।
भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। बुधवार को हुए चुनाव में संयुक्त राष्ट्र के 152 सदस्य देशों में से 184 सदस्यों ने भारत के पक्ष में वोट दिया है, यानी केवल 8 देशों के वोट भारत के पक्ष में नहीं थे। भारत का कार्यकाल दूसरे अस्थायी सदस्यों की तरह 2 वर्ष का होगा। भारत ने कहा है कि इन 2 वर्षों के दौरान उसकी प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को और मजबूत बनाना है, खास तौर पर जिस तरह से यूएन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घोषणा करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, उस पर भारत का फोकस होगा। भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाए जाने पर अमेरिका के अलावा कई दूसरे देशों ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी देशों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने चुनाव में भारत की मदद की है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के तरफ से एकमात्र उम्मीदवार था, इसलिए इसकी जीत को लेकर कोई भी शंका नहीं थी। भारत को यह मौका इसलिए मिला क्योंकि अफगानिस्तान ने वर्ष 2013 में अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल के नक्शे को संवैधानिक नेपाल में नक्शे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी। नेपाल ने अपने नक्शे के संबंध में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए कानूनी मान्यता दे दी है। संसद के उच्च सदन में सर्वसम्मति से पारित बिल पर गुरुवार दोपहर बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत के विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल के 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिपुआधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण संबंधों को तगड़ा झटका लगा है। नेपाली राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका के कई राज्यों में फिर बढ़े नए मामले। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका के दूसरे दौर की महामारी का खतरा बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में फ्लोरिडा, एरिजोना, टेक्सास और ओक्लाहोमा समेत कई प्रांतों के नए मामलों में तेजी देखने को मिली है। नए मामलों में वृद्धि के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश में अब दोबारा कारोबार को बंद नहीं किया जाएगा। कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 22,35,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक करीब 1,20,000 पीड़ितों की मौत हुई है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हम दोबारा बंदी यानी कि लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलोव और कोषागार मंत्री स्टीवन मुनुचिन ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है, विदेश में खरीदे बेचे सामान पर भी अब लगेगा जीएसटी। पीएसयू में 96% एजीआर बकाया मांग वापस लेगी सरकार। और एशिया की विकास दर में 60 वर्ष की सबसे बड़ी सुस्ती, ये स्टेटमेंट दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो पहली न्यूज देख लेते हैं। विदेश में खरीदे बेचे गए सामान पर भी लगेगा जीएसटी। अगर कोई घरेलू कंपनी किसी विदेशी बाजार से कोई सामान खरीदती है और उसे किसी अन्य विदेशी बाजार में बेच देती है तो उसे इस सौदे पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि भले ही ऐसा सामान भारतीय सीमा में प्रवेश करे या नहीं करे, लेकिन उसके लिए विक्रेता पर भारत में जीएसटी देनदारी बनती है। एआर के फैसले का मतलब है कि आवेदक भारत से बाहर स्थित किसी ग्राहक से कोई ऑर्डर हासिल करेगा और उसे किसी अन्य लोकेशन से सामान की डिलीवरी कर देगा तो उसे इस सौदे पर जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसमें विदेश स्थित वेंडर भारत की आवेदक कंपनी को विदेशी मुद्रा में इनवॉइस देगा और भारतीय कंपनी ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में इनवॉइस जारी कर भुगतान लेगी। इस तरह के सौदे में सामान का भारत आना जरूरी नहीं होगा। और रूट लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए एएआर की गुजरात पीठ ने कहा कि अगर कोई भारतीय कंपनी भारत से बाहर के किसी खरीदार के हाथों सामान बेचती है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पीएसयू से 96% एजीआर बकाया मांग वापस लेगी सरकार।
केंद्र सरकार ने गैर दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी कंपनियों को एजीआर बकाया मद में बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दूरसंचार विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर बकाया मद का 96% हिस्सा छोड़ देने का फैसला किया है। यह पूरी मांग 4 लाख करोड़ रुपए की है। इसका मतलब यह है कि डीओटी इसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपए की मांग करेगा। कोर्ट ने 11 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि गैर टेलीकॉम सरकारी कंपनियों से टेलीकॉम कंपनियों की तरह एजीआर की मांग करना युक्तिसंगत नहीं है और डीओटी इस पर दोबारा विचार करेगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्र, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह की खंडपीठ को बताया कि डीओटी ने पीएसयू से एजीआर बकाया मांगने के कारणों की व्याख्या करते हुए हलफनामा भी दिया है। इस सप्ताह गुरुवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ का कहना था कि कोविड-19 के इस दौर में टेलीकॉम कंपनियां खूब कमाई कर रही हैं। ऐसे में यह उनका फर्ज बनता है कि वे सरकार को देनदारी चुकाएं, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति से लड़ने के लिए सरकार को भी रकम की दरकार है। नेक्स्ट है एशिया की विकास दर में 60 वर्षों की सबसे बड़ी सुस्ती। एशियाई विकास बैंक ने इस वर्ष एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर महज 0.1% रहने की संभावना जताई है। गुरुवार को जारी अनुमान में बैंकों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 1961 के बाद यह एशिया की सबसे कम विकास दर होगी। इसके साथ ही मनीला स्थित इस बैंक ने अप्रैल के उस अनुमान को संशोधित किया है जिसके तहत उसने एशिया की 45 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर 2.2% रहने का अनुमान लगाया था। इस बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवादा ने कहा है कि एशिया और प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 का गंभीर असर दिखेगा। लॉकडाउन को खत्म करने की शुरुआत भले ही हो गई हो, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद भी एक लंबे अरसे तक दुनिया एक नए माहौल में काम करती नजर आएगी। अगले वर्ष इकोनॉमी में तेज उछाल जरूर दिखेगा, लेकिन उसकी मुख्य वजह यह होगी कि इस वर्ष की विकास दर काफी कम रहेगी। बैंक ने चीन की विकास दर इस वर्ष 1.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष 6.1% रही थी। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है चीन की दुखती रग दबाने का सही समय। भारत को चाहिए कि तिब्बत में चीन की अवैध उपस्थिति को चुनौती देते हुए उसे चीनी कब्जे से मुक्त कराने की मांग करे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति द्वारा। दूसरा है किसानों के लिए एक देश के एक बाजार, इसकी अब मांग की जा रही है, और एक देश एक बाजार का सपना साकार होने से खेती कर्ज माफी की चुनावी बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसी पर लिखा गया यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है चीन से निपटने के तरीके। जिस तरीके से चीन किसी न किसी तरीके से भारत पर हावी होता रहता है, तो अब उसे व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी अलग थलग करने की कवायद तेज हो गई है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं, चीन की दुखती रग दबाने का सही समय। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसने भारत को एक नया अवसर दिया है कि वह चीन के प्रति एक नई रणनीति अपनाएगा। दुर्भाग्य से भारत के नीति निर्धारक चीन की सैनिक आर्थिक ताकत से ऐसे घबराए रहते हैं कि वे गैर सैनिक मोर्चे पर उसे चुनौती देने की बात सोच भी नहीं पाते हैं। चीन के अक्खड़ रवैये को देखते हुए उसकी दुखती रगों को पहचानने और दबाने की जरूरत है, ताकि उसे रक्षात्मक बनने पर मजबूर किया जा सके। भारत को अब तक यह समझ आ जाना चाहिए था कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी सैनिक और आर्थिक ताकत के बूते पर दुनिया भर में दादागिरी करने और अमेरिका से लेकर ब्रुनेई जैसे छोटे देश को धमकाने की हिमाकत तो खूब करता है, लेकिन तिब्बत, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण मंगोलिया जैसे उपनिवेशों और हांगकांग, मकाओ एवं ताइवान के सवालों पर असुरक्षित महसूस करता है। चीन की सबसे ज्यादा दुखने वाली रग है तिब्बत।
लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीन केवल इस कारण तन कर खड़ा है कि 1951 से वह तिब्बत पर अवैध कब्जा करके भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा है। चीन की गुस्ताखी तक तर्क कुतर्क की सारी सीमाएं पार कर चुका है। भारत को चाहिए कि तिब्बत में चीन की अवैध उपस्थिति को चुनौती देते हुए उसे मुक्त करने की मांग करे। तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता देने के विकल्प को अगले कदम के रूप में संजोकर रखा जा सकता है। सौभाग्य से दुनिया में ऐसी सरकारों की कमी नहीं है जो तिब्बत के सवाल पर भारत की पहल का इंतजार कर रही हैं। अमेरिकी संसद में पिछले 3 महीनों में तिब्बत के पक्ष में 2 प्रस्ताव का विशाल बहुमत से पास होना और यूरोप के कम से कम 2000 शहरों के नगर पालिकाओं भवनों पर हर साल 10 मार्च के दिन तिब्बत के झंडे को आधिकारिक तौर पर फहराया जाना अंतर्राष्ट्रीय उत्सुकता के उदाहरण है। दलाई लामा भी चीन की दुखती रग हैं। तिब्बत के सवाल पर चीन की जी हुजूरी करते रहते नई दिल्ली की सरकार अपने सम्मानित मेहमान दलाई लामा का महत्व ही भूल चुकी है। जो चीनी सत्ता दुनिया भर की हेकड़ी दिखाती है वह दलाई लामा को वीजा दिए जाने और किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक मुलाकात पर भी हलकान हो जाती है। वुहान से निकला वायरस भले ही जानबूझकर छोड़ा गया हो या गलती से, चीन को जवाब तो देना ही होगा। अब तक अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। इस वायरस का शिकार हो चुके भारत को भी चीन के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। 1991 में चीन को तिब्बत पर कब्जा जमाने देने के बाद भारत ने 1954 में पंचशील समझौता करके अपने हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की जो गलती की उसे अब ठीक करने का सही समय आ गया है। इस समझौते में भारत ने न केवल तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त प्रांत के रूप में मान्यता दी थी, बल्कि तिब्बत में अपने 2 वाणिज्यिक दूतावास चलाने, सेना की टुकड़ियां रखने, व्यापार मंडियां चलाने और टेलीग्राम तंत्र बनाए रखने की जो सुविधाएं मिली थी उन्हें भी छोड़ दिया था। पिछले कई साल से चीनी सरकार तिब्बत के लहासा में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मांग ठुकराती आ रही है। इस मांग पर अब बल दिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में चीनी उत्पादों तथा चीनी कंपनियों के विरुद्ध एक गंभीर आर्थिक युद्ध शुरू होने के पूरे आसार हैं। शी जिनपिंग द्वारा खुद को जिंदगी भर के लिए तानाशाह घोषित कर देने के फैसले से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में पहले से ही विद्रोह के संकेत हैं। नेक्स्ट है किसानों के लिए एक देश के एक बाजार। बीते दिनों मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में उदारीकरण लागू करने के लिए 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी है। कृषि उपज विपणन समिति कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश से अब किसान बिचौलिए के बिना सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे। दूसरे शब्दों में किसानों के लिए अब देश के एक देश एक बाजार की अवधारणा साकार हो गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन से कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। ध्यान रहे, कोरोना संकट के चलते दबाव में आई खेती किसानी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि और सहायक गतिविधियों हेतु पैकेज का जो ऐलान किया था उसमें कृषि उपज के रखरखाव, भंडारण, विपणन संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन, हर्बल की खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए पैकेज घोषित किए गए हैं। कृषि उपज की बिक्री में सबसे बड़ी बाधा 1953 का कृषि उपज विपणन समिति यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी संबंधी कानून है। इसके तहत किसान अपनी उपज बेचने के लिए आजाद नहीं, उसे बिचौलिए आड़तियों को सहारा लेना ही होगा। इस कानून के कारण न तो नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस मिलते हैं और न ही किसी नई मंडी का निर्माण हो पाता है। यह राजग सरकार ने 2003 में एपीएमसी कानून में संशोधन कर मॉडल एपीएमसी कानून बनाया था। यह कानून निजी और कारपोरेट घरानों को विपणन नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देता है, लेकिन राजस्व नुकसान और आड़तियों की मजबूत राजनीतिक लॉबी के चलते अधिकतर राज्यों ने अपनी एपीएमसी कानून में संशोधन नहीं किया। इसके बाद से कई बार मंडिया कानून में संशोधन के लिए मॉडल मंडी कानून राज्यों को भेजा गया। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी ना हो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाकर सभी फसलों तक कर दिया गया है।
इसके तहत अब 50% सब्सिडी माल ढुलाई में और 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पर दी जाएगी। भले ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया हो, लेकिन इस तरह में बाधाएं भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी बाधा है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि का राज्यों का विषय होना। चूंकि कृषि उपज मंडियां राज्यों के लिए कमाऊ पूत हैं, इसलिए वे आसानी से अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है चीन से निपटने के तरीके। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में जैसी घिनौनी और नीच हरकत की है, उसके बाद भारत के सामने इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है कि उसे माकूल जवाब दिया जाए। आनन फानन विश्व महाशक्ति बनने के नक्शे में चूरतानाशाह चीन को जवाब देने के कई तरीके हैं और उनमें से एक प्रभावी तरीका उसकी आर्थिक ताकत पर पूरी शक्ति से प्रहार करना है। यह अच्छा है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है। बीएसएनएल के 4G टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर रखने के फैसले के बाद कानपुर से मुगल सराय के बीच फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों का ठेका रद्द करने का फैसला सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। ऐसे कदमों का सिलसिला तेज कर चीनी कंपनियों को चुन चुनकर बाहर किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी हो तो नए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। चीनी कंपनियों की ओर से हासिल किए गए ठेकों और उसके साथ हुए समझौते प्राथमिकता के आधार पर रद्द होने चाहिए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज है कि चीनी प्रायोजकों उनके बलिदान को तैयार भारतीय खेल। 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देश में एक बार फिर चीनी उत्पादों के बहिष्कार की आवाजें तेज उठ गई हैं। इसका भारतीय खेलों खासकर क्रिकेट पर बड़ा असर होगा, जिसके अधिकतर करार चीनी कंपनियों के साथ ही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड समेत अन्य खेल संघ देश हित के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। मोबाइल बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो का बीसीसीआई के साथ 2200 करोड़ रुपए का 5 साल का करार है। वही ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 और इन कॉमर्स कंपनी पेटीएम भी आईपीएल की आधिकारिक साझेदार है। पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा का 37.15% का हिस्सा है। इसके अलावा स्विगी में भी चीनी पैसा लगा हुआ है। यही नहीं, दुनिया में गेम बनाने वाली सबसे बड़ी चीनी कंपनी टेंसेंट ही ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी बायजूस को फंड करती है और बायजूस से बीसीसीआई ने 1080 करोड़ रुपए के 5 साल तक के लिए करार किया है। वहीं भारत में होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बीसीसीआई ने पेटीएम के साथ 326.8 करोड़ का करार किया है। तो ये आज का यानी 19 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।